नमस्कार डॉक्टर साहब। आप ये अनशन कर रहे हैं और आप ही के विभाग का ये मसला है। आप विभागाध्यक्ष भी हैं, तो क्या आपको दिक्कत हुई कि आपको अनशन करना पड़ा? ये विभाग का नहीं, समाज का मसला है। ये जो मसला है समाज का मसला है। और समाज जो है इलाज कराने अस्पताल के लोग आते हैं और अस्पताल में उनको बिस्तर नहीं मिलता है। और बिस्तर तब नहीं मिलता है जबकि यहाँ बिस्तर हृदय विभाग को आवंटित हैं। और वो बिस्तर एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक उस पर पहले तो 2 ढाई साल तक ताला लगा कर रखा। अब उन्होंने जब निदेशक महोदय ने विभाग को लिखित तौर पर एमएस साहब को देने के लिए कहा तो उन्होंने उस बेड को मुझे देने के बदला किसी और को दे दिया। इसका सबसे पहले मतलब ये समझना होगा कि किनको बेड देने का वास्तविक में अधिकार है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कानूनी फ्रेमवर्क में सबसे संस्थान में सबसे सर्वोच्च पद जो होता है निदेशक महोदय का होता है। और बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार जो है सिर्फ निदेशक महोदय के पास है। मेडिकल सुप्रेंट के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी बेड दे सकते हैं। तो पहली बात यह है कि पहले तो उन्होंने जो निदेशक महोदय ने हृदय विभाग को नई बिल्डिंग के पूरा चौथा तल्ला और उसके आधे 5वें तल्ला एलोकेट किए और उनको लागू करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता जी को बोला और उन्होंने इसको लागू नहीं किया। ये सीधे उनके आदेशों की अवहेलना है, अनुशासनहीनता है। न सिर्फ उन्होंने नहीं माना बल्कि उसके बाद उन्होंने ये बेड दूसरे विभाग अंकुश सर्जरी को दे दिया। तो अंकुश सर्जरी जो है ये नंबर 1 किलर कैंसर सबसे नंबर 1 किलर नहीं है। और कैंसर के लिए ऑलरेडी 2 बड़े अस्पताल आपके शहर में मौजूद है, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और मामला और लहरतारा पर जो आपका कैंसर इंस्टीट्यूट रेलवे का है। तो यहाँ हृदय विभाग का हृदय से संबंधित एक भी आपका इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने इससे आज से 6 महीना पहले मोदी जी जब यहाँ आए थे तो मैंने कहा था कि बनारस को एक 250 बेड का डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर चाहिए। और न सिर्फ बनारस को बल्कि पूरे देश में 49 और डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर चाहिए। जब पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन काल में लोगों की मौतें चलते फिरते हो रही है तो आने वाली ये महामारी कोविड महामारी से बड़ी महामारी साबित होने जा रही है, जो है भी, होगी नहीं वो है भी। तो इसके बारे में आप ध्यान दें। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। आपको पता होगा कि लगातार 15 सालों से हम लोग बनारस में बीएचयू से अलग एक एम्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक वो एम्स भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, सारे विभाग उनके अंदर है। वो चाहते तो ये उनके लिए 10 मिनट का कार्य था। यानी बनारस की जनता के प्रति उनका प्रेम और भाव और सम्मान जो है, डेडिकेशन वैसा नहीं है जैसे अपने गार्जियन के साथ होना चाहिए, अपने अभिभावक के साथ उनके जो मानने वाले हैं, जो बच्चे होते हैं, उस तरह का संबंध नहीं है। यानी कि वो ये जो हमारा रिश्ता है वो उनका समाज के साथ नहीं है, ऐसा बताता है। उनके दुख दर्द को वो नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद आज लोग मरीज़ यहाँ पर आते हैं इलाज भर्ती होने, बेड खाली है। एक भ्रष्टाचारी आदमी चिकित्सा अधीक्षक, वो उस पर ताला लगा कर लिखा है। मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सबको पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं हुई। यहाँ के जो उन पर कार्रवाई करने के अधिकार हैं कुलपति महोदय का, कुलपति महोदय ने भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सब जो है एक पूरा सिंडिकेट है और ये सिंडिकेट जो है इस विश्वविद्यालय को, इनके आदर्शों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वो यहाँ के पेड़ों को काट रहे हैं। वो यहाँ के जांच घर जो सस्ते दाम में बेहतर जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, उसको बेचकर एक ऐसे जांच पीओसीटी कंपनी को दे दिया है जिनका टेंडरिंग नॉर्म को फॉलो नहीं किया था। और वो उनको लाभ पहुंचाने के लिए और एक बार टेंडरिंग करके उसको टेंडरिंग दे दिया। वो आज ना सिर्फ अच्छे जांच और गुणवत्तापूर्ण जांच उपलब्ध कराने में असफल हैं, बल्कि उससे डॉक्टरों को और मरीजों को जांच के प्रति बीएचयू में अविश्वास फैल रहा है। और ये जो दरें हैं वो निजी दरों के आसपास बढ़ाकर कर दिया गया है, जो
बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और इसी सब को लेकर हम लोग को आज आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है और एक हृदय रोग विशेषज्ञ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ज़मीन पर लेटकर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही दुख की बात और शर्म की बात है, वो भी तब जब इस देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद खुद अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और वो मुश्किल से बामुश्किल 50 गज की दूरी पर BHU गेट पर आए थे, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था। ये नहीं कह सकते वो कि मुझे संज्ञान में नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देती है और मुझे पूरा संज्ञान है कि ये पूरी तरह इनके इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। दूसरी बात, पेपर में अगर उसका नहीं है तो आप पेपर छपते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं, कोई भी पेपर बनारस के आप उलट के पढ़ लेते तो उससे भी आपके संज्ञान में होता। तो आप जानबूझकर यहाँ के जनता को स्वास्थ्य की सेवाएं जो और जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। पहले एम्स नहीं दिया, जो दिया वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। उन अपराधी अधिकारियों के ऊपर, कुलपति महोदय के ऊपर आप भ्रष्टाचार संरक्षण कुलपति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब बहुत दुखद है। आज भी आप यहाँ हैं, सारी जानकारी है और 3 दिन आगे भी आप रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत के अब तक कितने मरीज वापस हो चुके हैं? 35,000 से ज़्यादा मरीज पिछले 2 सालों में बेड खाली रहते हुए ये अपराधी चिकित्सा अधीक्षक के जबरन ताला लगाने से वापिस हो गए, जो निजी अस्पतालों में जाकर शोषण के शिकार हुए होंगे। और कम से कम उसमें हज़ारों लोगों की ऐसी जानें चली गई है जिसके उपयुक्त इलाज से जानें बचाई जा सकती थी। बेड न मिलने से गरीब मजलूम लोगों को फिर उसके लाभ किसका हो रहा है? देखिए, जो कर रहा होगा उनको कुछ ना कुछ लाभ पहुंच ही रहा होगा। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर सरकार से उनको धन लेना है तो वो पूरा का पूरा 2500-2600 बेड दिखाएंगे कि हमारे पास 2600 अस्पताल में बेड हैं, लेकिन उसमें से 200-300 बेड अगर खाली हैं तो ग्रांट तो उसका भी मिलेगा इनको, अगर उसको वो डिजिटली लॉक करके रखेंगे। तो ये जो 300 बेड जो डिजिटली गायब है, जिसमें भर्ती लोग नहीं हो सकते लेकिन फिजिकली दिखाया जा सकता है, तो उस पर धन तो मंगाया जा सकता है, लेकिन वो खर्च अपने निजी लाभ के लिए किया सकता है या उसकी चोरी की जा सकती है। तो एक ये वजह हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे इनका प्राइवेट जो निजी संस्थान है, हो सकता है उनसे भी कोई साठगांठ हो, ये तो हमें नहीं मालूम है। अगर उनसे कोई साठगांठ होगा तो वो नहीं चाहेंगे कि गरीबों को कम खर्च पे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब कि किस तरह से आपको ये यहाँ बनारस के नागरिक समाज, चूँकि आप ये पहले बोले कि ये जनता की लड़ाई है, तो जनता का किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन है। मैं बता नहीं सकता हूँ, जिन लोगों को मैं नहीं जानता, जो मुझसे कभी नहीं मिले, गांव गिराव से लोग, कहाँ से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से लोग आकर यहाँ बैठ रहे हैं, पूरे दिन बैठे रह रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। कई तो साथ में सो रहे हैं और फिर वो अगले दिन दूसरे दिन जा रहे हैं और जाके अपने गांव में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुहिम आज जन जन का मुहिम हो चुका है और आम जनता को आज नहीं तो कल पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बार सर प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी को 2024 को लाल किले से ये बोला था कि ये 140 करोड़ देशवासी ये मेरे परिवारजन हैं। तो सर परिवारजन के साथ तो कोई ऐसा बर्ताव नहीं करेगा? नहीं, ऐसा ये तो लोगों के भावना पे होता है। परिवार में भी फूट होती है। परिवारजन होते हैं, जैसे लोग उसके केयर नहीं करते। 2 भाई होते हैं, भाई हैं, लोग भाई उससे लड़ाई भी करते हैं, कहने को भाई कहते हैं, लेकिन सेवा उनका अधिकार छीन के खा जाते हैं। परिवारजन होना और उन परिवार को ईमानदारी से न्याय देना 2 अलग बात है। परिवार हो सकते हैं, हम मानते हैं कि आप भी इसी परिवार के आदमी हैं। मैं नहीं मानता कि आप 140 करोड़ से बाहर के परिवार है, लेकिन परिवार के प्रति जो एक गार्जियन का कर्तव्य है वो आप नहीं निभा रहे, उसमें भेदभाव कर रहे हैं। उसके परिवार से गिन चुन के 10-20 आदमी को आप सारा माल दे रहे हैं और परिवार के बाकी लोगों को आप भूखे मारना चाहते हैं। अभी तक किन संगठनों का, पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का समर्थन आपको अभी तक प्राप्त हुआ है एक लिखित रूप में? मैं पार्टी तो नहीं मानता, जनता का समर्थन है। कोई पार्टी से मतलब नहीं है, वो सभी पार्टी, इवन भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मुझे आके समर्थन करते हैं, क्योंकि वो भी मुझसे इलाज करते हैं, संघ के लोग भी मुझसे इलाज कराते। मैं तो, मेरे लिए सभी मरीज हैं। मैं किसी जाति, धर्म, पार्टी के हिसाब से किसी का
कोई इलाज नहीं करता, और वो भी मुझे अपने दिल से समर्थन देते हैं। सभी राजनीतिक दल पार्टी का समर्थन है। मैं नहीं मानता कि किसी दल या पार्टी का विशेष समर्थन है। हर व्यक्ति का, हर की अपनी भावना होगी वोट देने में, उनकी अपनी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए वो मरीज होते हैं। मैं हर पार्टी और जाति और धर्म के लोगों के लिए अच्छा अस्पताल, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार, समान शिक्षा के बेहतर अधिकार, अच्छे समान स्वास्थ्य के अधिकार, ये हमारी लड़ाई है जो दशकों से चल रही है। और पूरे जीवन भर इसी को दिलवाकर इस समाज को, यहाँ के इस राष्ट्र को पूरी दुनिया में समृद्ध बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।